हेलो दोस्तों, मैं हूँ शारिक रफ़ी। स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 4 है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से अलग कैसे होता है। साथ ही साथ हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बीच अंतर को जानेंगे। दोस्तों, जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, अब बाकी के क्लासेस के लिए आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के क्लास की तरफ। दोस्तों, आज के क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर होता क्या है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी नाम मात्र खाता होता है। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें सिर्फ रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। इट इज़ अ समरी ऑफ अ इनकम्स एंड एक्सपेंस फॉर अ पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? एक समरी यानी सारांश है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड, एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत जो भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं उसका सारांश है। इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। दस एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अ रेवेन्यू अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? एक रेवेन्यू अकाउंट है, यानी आयगत खाता है किसका? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। इट सर्व्स द सेम पर्पस एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ट्रेडिंग कंसर्न। यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वही काम करता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काम करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द मेथड and technique of the preparation of an income expenditure account is similar to that which is followed in the preparation of profit and loss account of a business concern। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जिस तरह से किसी भी व्यापारिक संस्था जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करती है, उसी टेक्निक, उसी तकनीक से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी तैयार किया जाता है एक गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा। हेंस it is a matching exercise of the whole of the income, whether actually received or entitled to be received, with the whole of expenses, whether actually paid or outstanding। अब देखिए यहाँ पे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्यूरल बेसिस के आधार पे बनाया जाता है। यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में उन सारे आइटम्स को, चाहे वो कैश में हो या फिर आउटस्टैंडिंग या बकाया हो, सभी को लिखा जाता है। लेकिन ध्यान देंगे कि जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं तो सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को लिखा जाता है, भले वो रेवेन्यू इनकम हो या रेवेन्यू एक्सपेंस हो। साथ ही साथ वही आइटम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे जाएंगे जिसका संबंध करेंट ईयर से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर is termed as surplus. In case expenditure exceed income, the difference is called deficit। अब देखिए यहाँ पे जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाता है तो उसे सरप्लस कहा जाता है। जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो जो भी आइटम्स इनकम साइड में लिखे जाते हैं और जो भी आइटम एक्सपेंडिचर साइड में लिखे जाते हैं तो दोनों के अमाउंट को कंपेयर किया जाता है। जब इनकम ज़्यादा हो जाता है तो जो डिफरेंस बैलेंस होता है उसको सरप्लस कहा जाता है, और जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो उसके डिफरेंस को डिफिसिट या कमी कहा जाता है। द पैरेलल टर्म इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी आर प्रॉफिट एंड लॉस रिस्पेक्टली। उसी तरह से जब कोई बिजनेस जब कोई ऐसी संस्था जो लाभ कमाने वाली होती है, वो जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाती है
तो उसका जो रिजल्ट होता है वो या तो प्रॉफिट में होता है या फिर लॉस में हो जाता है। चलिए हम लोग अभी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेन फीचर्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की विशेषता क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। मैंने अभी बताया भी आपको कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा खाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट है। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं हम लोग। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के माध्यम से बनाया जाता है। साथ ही साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं उनकी भी सहायता ली जाती है। यानी पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बन जाता है तो उसी के आधार पर क्या बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। साथ ही अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ कैश आइटम्स लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आइटम जो नन कैश होते हैं उनके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं। और जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो कैश और नन कैश दोनों आइटम्स को लिखा जाता है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करेंट ईयर और रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस जो होता है, यानी जो आयगत व्यय होता है जिसका संबंध करेंट ईयर से हो, यानी इस साल से हो, उसको प्रॉफिट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया जाता है। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि ऑल रेवेन्यू इनकम्स रिलेटेड टू करेंट ईयर आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई भी रेवेन्यू इनकम्स हो, यानी ऐसा इनकम जो बार बार हो रहा है, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, ये सारे आइटम को कहाँ लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यानी जो भी रेवेन्यू इनकम्स होते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको लिख दिया जाता है। चलिए पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट शोन इन दिस अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कैपिटल नेचर का आइटम हो, चाहे वो कैपिटल इनकम हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। चलिए सिक्स पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इट शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर ओनली ऑन एक्यूरल बेसिस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है उसको एक्यूरल बेसिस पे बनाया जाता है, ठीक है, और वही आइटम्स लिखे जाते हैं जिसका रिलेशन भी करेंट ईयर से होता है। चलिए सातवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स द नन कैश आइटम सच एज डिप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ETC। अब देखिए यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही जो भी नन कैश आइटम होते हैं, यानी आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, उनको लिखा जाता है। जैसे डिप्रिशिएशन हो गया, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, इन सबको लिखा जाएगा कहाँ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। चलिए अगले वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट सरप्लस और डिफिसिट। अब यहाँ पे जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना लेते हैं तो जो भी उसका बैलेंसिंग फिगर होता है या तो वो सरप्लस में होगा या फिर डेफिसिट में होगा। अब मैंने पहले भी बताया कि अगर इनकम जब ज़्यादा हो जाता है एक्सपेंस से तो सरप्लस कहा जाता है, और जब एक्सपेंस इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो उसे डेफिसिट कहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अंतर क्या होता है। सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस की बात कर ली जाए, यानी नेचर ऑफ अकाउंट, यानी खाते की प्रकृति क्या है। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख लेते हैं। इट इज़ अ रियल अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है, एक रियल अकाउंट होता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, एक
नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ अकाउंट, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, सो इट इज़ लाइक अ कैश अकाउंट। अब जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो एक कैश बुक की तरह होता है, यानी कैश अकाउंट की समरी की तरह होता है। यानी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही लिखा जाता है। ठीक है, वहीं जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात किया जाए तो इट इज़ अ समरी ऑफ रेवेन्यू आइटम्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, सो इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, एक समरी है किसका, रेवेन्यू आइटम्स का। इस तरह से ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, जबकि रियल रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी तरह होता है, वो होता है कैश अकाउंट की तरह। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बिगिनिंग। इट्स बिगिन विथ एन ओपनिंग कैश बैलेंस एंड इट्स एंड्स विथ क्लोजिंग कैश बैलेंस। जब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले इसको बनाने की शुरुआत ओपनिंग कैश बैलेंस से की जाती है, यानी ओपनिंग कैश बैलेंस हो या ओपनिंग बैंक बैलेंस हो। वहीं जब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जब एंड होता है, यानी इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो भी या तो कैश बैलेंस होता है या फिर बैंक बैलेंस होता है। मैंने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था नॉमरिकल क्वेश्चन बनाकर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का। चलिए हम लोग जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं तो इट डज़ नॉट बिगिन विथ एनी ओपनिंग बैलेंस, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। जो भी पहले आइटम दिया है, अगर सब्सक्रिप्शन दिया तो सब्सक्रिप्शन पहले लिख देंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट, डेबिट साइड आइटम्स। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की बात की जाए तो डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट्स रिकॉर्ड रिसिप्ट, यानी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो किसको दर्शाता है, रिसिप्ट्स को, यानी प्राप्ति को दिखाता है। वहीं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात की जाए तो डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट शोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑफ रेवेन्यू नेचर, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस या लॉस को दर्शाता है। चलिए पांचवें पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लिखा है क्रेडिट साइड आइटम्स। बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है वो क्रेडिट साइड आइटम। अब देखते हैं यहाँ पे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स पेमेंट, यानी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है वो किसको दर्शाता है, तो पेमेंट को दर्शाता है। वहीं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स इनकम्स। ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाते हैं तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है वो इनकम साइड होता है, उसमें जितने भी रेवेन्यू इनकम्स होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में देख लेते हैं पहले, इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। अब देखिए यहाँ पे जब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों आइटम्स को लिखा जाता है, चाहे वो रिसिप्ट आइटम रेवेन्यू आइटम हो या फिर कैपिटल आइटम हो, चाहे रेवेन्यू इनकम या एक्सपेंस हो या कैपिटल इनकम या एक्सपेंस हो, दोनों को दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात की जाए तो इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली रेवेन्यू नेचर। अब यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम को ही दर्शाता है, कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं लिखा जाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में चला जाता है। चलिए 7वें पॉइंट की बात की जाए, रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और पेड। इट शोज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसीट और पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वेदर इट बिलोंग्स टू पास्ट, करेंट और फ्यूचर ईयर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एक्चुअल अमाउंट को, यानी वही अमाउंट को लिखा जाता है, वही आइटम को लिखा जाता है जो कैश में होता है, भले वो आइटम करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या फ्यूचर ईयर का हो। वहीं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर बात की जाए तो इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करेंट ईयर ओनली वेदर दे आर रिसीव्ड
और नॉट रिसीव्ड, पेड और अनपेड आइटम्स रिलेटिंग टू द पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए यहाँ पे जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दोनों आइटम्स को दिखाया जाता है, भले वो आइटम कैश में हो या कैश में नहीं हो, दोनों आइटम को लिखा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है 9वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब देखिए यहाँ पे जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग बैंक बैलेंस होता है, जो एक अवधि के अंत में दर्शाता है। वहीं अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात की जाए तो द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट सरप्लस और डिफिसिट। अब जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो या तो सरप्लस में होता है या तो डिफिसिट में होता है। डेबिट बैलेंस क्या होता है, डिफिसिट होता है, और वहीं क्रेडिट बैलेंस क्या दर्शाता है, सरप्लस को दर्शाता है। चलिए 10वें पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देख लेते हैं कि दिस इज फॉलोड बाय एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज नॉट इसेंशियल दैट बैलेंस शीट शुड accompany दिस अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू क्या करते हैं, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। जरूरी नहीं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट को दर्शाए। चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ देखते हैं तो दिस इज फॉलोड बाय बैलेंस शीट। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बना लिया जाता है तब उसके बाद जो है उसी के आधार पर क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 11, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आर नॉट कंसिडर्ड while preparing it because it is prepared on cash basis of accounting। अब देखिए यहाँ पे जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है तो जो भी एडजस्टमेंट होता है यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर एडजस्टमेंट वाइल प्रिपेयरिंग इट बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए यहाँ पे जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो एडजस्टमेंट यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वो एक्यूरल बेसिस पर बनता है और कैश और नॉन कैश दोनों आइटम दिखाए जाते हैं। अब कैश आइटम्स की इन्फॉर्मेशन तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगी जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो, लेकिन जो नॉन कैश आइटम होगा उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। जैसे अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा तो इसको सूचना कहाँ से मिलेगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में मिलेगी। चलिए लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 12, ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे देख लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। अब देखिए यहाँ पे जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है यानी क्लोजिंग कैश इन हैंड या क्लोजिंग कैश एट बैंक हो वो क्या हो जाता है, अगले साल ट्रांसफ़र हो जाता है। अब अगले साल जाकर वही क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस होगा यानी बैलेंस बीडी हो जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। अब देखिए यहाँ पे जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है क्या होता है, सरप्लस या डिफिसिट होता है। वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला जाता है, कैपिटल फंड में। अगर सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाएगा, और अगर सरप्लस नहीं होगा, डिफिसिट होगा, तो कैपिटल फंड में क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक है जो हमारा
वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों नॉमिनल अकाउंट है और बहुत हद तक एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है, लेकिन कुछ असमानताएं हैं, यानी कुछ अंतर भी हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस टॉपिक को वही हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले प्रिपेयर्ड बाय, पहला पॉइंट देखते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में देखते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इट इज़ द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहला जो अंतर है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो ये है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है, एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग कंसर्न, यानी एक लाभ कमाने वाली संस्था, यानी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाती है। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर में देखते हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फाइंडिंग आउट द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ पार्टिकुलर पीरियड। अब देखिए यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का जो उद्देश्य होता है कि उससे सरप्लस या डेफिसिट को ढूंढा जाए, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट का पता लगाने के लिए बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज़ प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फाइंडिंग आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानने के लिए, ये दूसरा अंतर हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, सरप्लस या डिफिसिट जानने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानने के लिए। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्रेडिट बैलेंस। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखते हैं द क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज नोन एज सरप्लस और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इट इज़ एडेड टू ओपनिंग कैपिटल फंड। अब देखिए यहाँ पे जो भी क्रेडिट बैलेंस है यानी सरप्लस जो होता है उसको क्या करते हैं कि कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ देखा जाए तो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट नोन एज नेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा हो जाता है तो उसका जो बैलेंस आता है, बैलेंसिंग फिगर, वो क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। और इसको क्या करते हैं, इट इज़ एडेड टू कैपिटल, इसको कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, डेबिट बैलेंस। द डेबिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज नोन एज डिफिसिट और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब देखिए यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या कहलाता है, डिफिसिट कहलाता है, या फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल फंड। अब जो डिफिसिट यानी कमी जब होती है, यानी जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएगा तो इसका जो डेबिट बैलेंस होगा वो क्या होगा, डिफिसिट होगा, और इसको क्या किया जाता है, कैपिटल फंड में से घटा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ द डेबिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज कॉल्ड नेट लॉस। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, नेट लॉस होगा। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, इसको कैपिटल में से क्या करते हैं, घटा दिया जाता है। चलिए पांचवा पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बेसिस। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आधार क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को किससे बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाया जाता है, ठीक है। अब वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको कैसे बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू बनाया जाता है। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, विड्रॉल। द सरप्लस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी विड्रॉन बाय द मेंबर्स। अब देखिए यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी सरप्लस होता है, यानी जब इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा हो जाता है तो जो भी अमाउंट होता है सरप्लस के रूप में उसको मेंबर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है,
एक सेवा प्रदान करने वाली संस्था है, ना कि लाभ कमाने वाली। तो जो भी उसमें सरप्लस के रूप में फ़ायदा हो, मेंबर्स उसको यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल किस के तौर पे किया जाता है, संस्था को और डेवलप करने और बढ़ाने में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा जाए तो द नेट प्रॉफिट मे बी विड्रॉन होली और पार्शियली बाय द ओनर्स। अब देखिए यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको पूरा या आधा ऑनर यानी जो मालिक होता है किसी भी व्यापारिक संस्था का, उसको निकाल सकता है और उसको यूज कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में सारे टॉपिक्स। आप हमें कमेंट पर बताएंगे कि कैसा लगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।